हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर से देखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो आपके लिए 2023 के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुद्रा बचत एवं साख, ये जो है आपका दूसरा अध्याय है इकोनॉमिक्स का, मुद्रा बचत एवं साख। इसमें अब हम जो है आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव को लाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहता है आपको पहला ऑब्जेक्टिव में कहता है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जमा जो है ये मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, मुद्रा आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता आपको मुद्रा के कार्य है। मुद्रा का कौन कौन से कार्य होते हैं। मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। तो मुद्रा के जो है ये सभी कार्य होते हैं। मापन भी होते हैं, संचय भी होते हैं, भुगतान भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इनमें सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। लोहा का, तांबा का, पीतल का, चांदी और सोना का। तो किसका हुआ सबसे ज्यादा प्रयोग, तो चांदी और सोना का। ठीक है, प्राचीन काल में जो है सबसे ज्यादा चांदी और सोना का जो है मुद्रा चलता था। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। माध्यम, लेखन एवं संपादन, उत्पादन, मापन, भुगतान। तो ये जो है आपको लेखन एवं संपादन जो है ये आपको मुद्रा के कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपरोक्त सभी। तो क्या है, पात्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका पात्र मुद्रा सही हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है, तो पात्र मुद्रा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसका क्या नाम है। रुपया, डॉलर, टाका, दिनार। तो क्या है, टाका। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसको क्या कहा जाता है, टाका कहा जाता है। ठीक है, टाका। आगे देखिए, कहता है साख का अर्थ है विश्वकर्मा, ऋण लौटाने की क्षमता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साख जो होता है ये विश्वकर्मा और ऋण लौटाने की क्षमता ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहती हैं। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। बचत, मुद्रा, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, बचत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। लेन देन, मुद्रा, साख, वस्तु विनिमय। तो क्या है, मुद्रा है। आधुनिक युग की प्रगति श्रेणी क्या है, मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुद्रा। कहता है रुपया किस देश की मुद्रा है। रुपया जो है ये किस देश की मुद्रा है। भारत की, पाकिस्तान की, नेपाल की, इनमें से सभी। तो अभी जो रुपया ज्यादातर चलता है भारत में ही चलता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भारत। रुपया के किस देश की मुद्रा है, तो भारत की। आगे देखिए, कहता है सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। सिक्कों का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में, चीन में, लीबिया में, यूनान में। तो सबसे पहले जो है सिक्कों का प्रयोग आपको लीबिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लीबिया सही हो जाएगा। कहता है प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन युग में यानी पहले के युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो था वो आपको पहले वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय था। वस्तु के बदले वस्तु ही लिया जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन शाख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कहता है निम्न में से कौन शाख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, कागजी मुद्रा। तो क्या नहीं आता है, कागजी मुद्रा जो है, ये कागज वाला जो रुपया होता है, ये आपको शाख के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। एटीएम कार्ड, ड्राफ्ट, कागजी नोट, चेक। तो एटीएम कार्ड जो है ये प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। आजकल एटीएम से जो है कहीं भी पैसा निकाल लेता है, उस एटीएम कार्ड में ही रहता है, जिसमें कि 4 अंक का एक लॉकर पासवर्ड रहता है, ठीक। तो ये जो है आपको प्लास्टिक मुद्रा एटीएम कार्ड होता है। आगे देखिए, कहता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा। तो पत्र मुद्रा जो है ये वैधानिक मान्यता प्राप्त है पत्र मुद्रा को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, पत्र मुद्रा सही हो जाएगा। कहता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा जो है ये मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, वस्तु मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा सही हो जाएगा। कहता है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मुद्रा सही हो जाएगा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है मुद्रा। कहता है शाख का संबंध है। शाख का संबंध किससे है, गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तो किससे है, गरीबी से और उधार से, इन दोनों से जो है शाख का क्या है, संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। गरीबी से और उधार से शाख का संबंध है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2017 में, 16 नवंबर 2016 में, 16 नवंबर 2017 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विमुद्रीकरण की घोषणा की थी वो आपको 8 नवंबर 2016 को किया था, जिसमें कि रुपया जो है चेंज जो हुआ था। तो ये आपको 8 नवंबर 2016 में घोषणा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है मुद्रा विनिमय क्या है। मुद्रा विनिमय जो होता है वो क्या है, माध्यम है, रूप है, साधन है, इनमें से कोई नहीं है।
तो मुद्रा विनिमय जो होता है ये एक माध्यम होता है, ठीक है। रुपया के बदले कोई चीज खरीदना, तो ये आपको माध्यम ना हुआ। रुपया के बदले कोई चीज हम खरीदते हैं, तो रुपया एक क्या है, माध्यम है। कहता है निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये आवश्यकताओं के दोहन संयोग का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो क्या हो जाएगा, मूल्य का संचय। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मूल्य का संचय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस रूप में होता है। गेहूं के रूप में, गाय, भुगतान पत्र, ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों आपका सही हो जाएगा, गेहूं और गाय के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्राउथर, मार्ल्स, पीगू, इनमें से कोई नहीं। तो पीगू हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीगू। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। रियाल, दिनार, पोंडल, लॉडर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लॉडर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विनिमय के कितने रूप है। विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को खरीदना या उसके बदले में कोई वस्तु देना, तो 2 रूप होते हैं विनिमय के। आगे देखिए, कहता है निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हॉटले, विदर्स, केन्स, प्रोटॉम्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका सही हो जाएगा, हॉटले विदर्स। ऑप्शन नंबर ए हॉटले विदर्स सही हो जाएगा। कहता है आगे क्वेश्चन में आपको 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको 1 रुपये का नोट जो है जारी किया जाता है, इनमें से कोई नहीं जो है आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं तो 1 रुपया का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं केंद्र सरकार के द्वारा, नहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है। कहता है निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, इनमें से सभी। तो ये जो है साख पत्र के अंतर्गत आपको चेक भी आता है, बैंक ड्राफ्ट भी आता है, यात्री चेक भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका
सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सब जो है वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है। कहता है रुपये का नया प्रतीक है, रुपये का जो है नया प्रतीक किस तरह से होता है? ई रौद्रगु का होता है, या रो जैसे होता है, आर होता है, या ये नीचे में जो है ऑप्शन नंबर डी इस तरह से होता है। तो रुपये का जो नया प्रतीक है आपको ऑप्शन नंबर डी में जो ये आपको सिंबल दिखता होगा, तो रुपये का इस तरह से आप प्रतीक दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में जो है हम इकोनॉमिक्स के दूसरे पार्ट में जो है हम इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए वीवीआई होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फिर से आपका इकोनॉमिक्स के तीसरे अध्याय राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इकोनॉमिक्स के ये तीसरे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो है फिर से लेकर के आए हैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के तीसरे अध्याय। तो देखिए, कहता है आपको पहला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार के किस जिले में सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है? पटना है, गया है, शिवहर है, नालंदा है। तो पटना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पटना जो है, पटने जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। आगे देखिए, कहता है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में कहता है किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, पंजाब का, गोवा का, हरियाणा का। तो देश का जो है ये प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे ज्यादा गोवा का है। किसका है? तो सबसे ज्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। आगे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1948 में, 1960 में। तो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 में। कहता है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कर्नाटक जो है आपका ये बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक। कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये जो है आपको भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सही हो जाएगा। कहता है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 80%, 86%, 70%, 62%। तो बिहार की जो है 86% राज्य जो है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पे आधारित है? तो 86%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका?
सही हो जाएगा। कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1866 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो कब लगाया था? 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1866 सही हो जाएगा। कहता है किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की जो है आपको राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको कहा जाता है विकसित देश। उसको क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको विकसित सही हो जाएगा। कहता है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो सबसे कम आय वाला राज्य आपको बिहार है। बिहार में जो है सबसे कम आय होती है, इसीलिए इसे पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित आर्थिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो ये जो है आपको विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ब्रिटेन सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। कहता है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वैशाली, शिवहर, सारण, पटना। तो शिवहर जो है शिवहर जिला जो है ये आपको कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शिवहर सही हो जाएगा। कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? 1950 से 1951, 1951 से 1952, 1953 से 1954 के बीच, 1955 से 1956 के बीच। तो कब किया गया था? 1951 से 1952 के बीच किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 से 1952 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है सन 2008 से 2009 के अनुसार, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रतिशत व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 22,553 रुपया, 22,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। तो कितना बताया गया था? 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 25,494 रुपया। एक व्यक्ति का जो है आय कितना बताया गया था 2018 और 2009 के बीच में? 25,494 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आय था। आगे देखिए, कहता है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। किसने लगाया था सबसे पहले अनुमान? जवाहरलाल नेहरू ने, देशमुख ने,
महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है राष्ट्रीय आय का सृजन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है एक देश इसीलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। एक देश इसीलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। विंस्लो मोन्यूनस, अमर्त्य रेगनस नस्नल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको रेगनर नक्सल्स, ये आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो आयकर जो है ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को शामिल किया जाता है। कहता है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयोग तीनों। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है। रेगनर नक्सल्स, प्रोफेसर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको रेगनर नक्सल्स आपको सही हो जाएगा। गरीबों के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था, तो रेगनर नक्सल जो है परिभाषित किया था। कहता है बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। 8.03, 9.03, 11.03, 10.03। तो 11.3% है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 20%, 40%, 5%, 17.5%। तो कितना है, 17.5%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। केरल, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। तो क्या हो जाएगा, बिहार। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है केंद्रीय जनसंख्या गठन की स्थापना की गई है। केंद्रीय जनसंख्या गठन की स्थापना की गई है 1951 में, 1950 में, 1969 में, इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया है, 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत,
नेपाल, रूस, अमेरिका। तो सबसे ज्यादा जो है आपको लीची का उत्पादन भारत में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है, स्थिर रहती है, संतुलन रहती है। तो जब राष्ट्र की आय में वृद्धि होता है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादक के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, उत्पादों के साधनों की आय सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है। 11.03%, 10%, 8%, 9%। तो कितना हुई है, 11.03%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपके होम स्क्रीन पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चले आया है। जो भी साथी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कहता है राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से, उपरोक्त सभी द्वारा। तो ये जो है राष्ट्रीय आय जाना जाता है उपरोक्त तीनों विधि से, उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो हम जो है इकोनॉमिक्स के ये तीसरे अध्याय में जो है हम जो है 30 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे क्लास में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप सब बार बार सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए VVI है। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के चौथे अध्याय के VVI ऑब्जेक्टिव को, जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक और यूजफुल होगा। चौथा अध्याय है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इसके हम VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके होम स्क्रीन पे। कहता है हॉलमार्क्स को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क्स को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादक, सोने के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक समाज। तो ये जो है आपको ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल समाज है सी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सोने की आभूषण सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है देश में जिला फॉर्म की संख्या है। देश में जिला फॉर्म की संख्या है 582, 482, 682, 382। तो जिला फॉर्मों की संख्या है आपको 682। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देश में जिला फॉर्मों की संख्या है 682। कहता है उपभोक्ता शिकायत विनिमय
हेतु की गई व्यवस्था, उपभोक्ता शिकायत विनिमय हेतु की गई व्यवस्था। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। तो कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह अंकित है 1500 उत्पादों पर, 1550 उत्पादों पर, 1400 उत्पादों पर, 1600 उत्पादों पे। तो ये ISI चिन्ह अंकित है आपको 1500 उत्पादों पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब लागू हुआ है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब लागू हुआ है? 1989 में, 1986 में, 1976 में, 1979 में। तो 1986 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है मरीज देखने के लिए जाने वाले फीस का रचित डॉक्टर, मरीज देखने के लिए जाने वाले फीस का रचित डॉक्टर देते हैं, नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय उपभोक्ताओं से अधिकांशतः है निष्क्रिय, जागरूक, सक्रिय, अति जागरूक। तो कैसा है? निष्क्रिय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जागो आग्रह जागो ग्राहक जागो एक नारा है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है। उद्योगपति जागरण का, विक्रेता जागरण का, कृषक जागरण का, उपभोक्ता जागरण का। तो किसका है? उपभोक्ता जागरण का जागो ग्राहक जागो एक नारा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए स्तर, मात्रा एवं वजन, मूल, सभी। तो ये जो है सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए इन सभी को, स्तर को भी, मात्रा एवं वजन को भी और मूल को भी जांचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, समय खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, उपयुक्त तीनों। तो कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो हमको जो है प्राप्त करना चाहिए, रसीद प्राप्त करना ही चाहिए, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड ये प्राप्त करना ही चाहिए सामान का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है उपभोक्ताओं को जानकारी लेने चाहिए किसी वस्तु के। कहता है उपभोक्ताओं को जानकारी लेना चाहिए किस वस्तु का? गुण की, मात्रा की, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, उपयुक्त तीनों की। तो किसका जो है आपको जानकारी लेना चाहिए? उपयुक्त तीनों की जानकारी लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में जो है हम इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में हम 11 ऑब्जेक्टिव थे इसमें VVI। तो इस वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे इस वीडियो पार्ट में इकोनॉमिक्स के 5वें अध्याय रोजगार एवं सेवाएं से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, VVI ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है, इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है। कृषि,
जमीन, सेवा, उद्योग। तो ये जो है जमीन आपको जो है रोजगार का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी, उग्र बेरोजगारी। तो क्या आपको कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे कहता है उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है मध्यम प्रगति, काफी तेज प्रगति, धीमी प्रगति, कोई प्रगति नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको धीमी प्रगति सही हो जाएगा। आगे कहता है नरेगा बनाई गई है, नरेगा बनाई गई है शहर क्षेत्र के लिए, महानगरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए नरेगा बनाई गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है। कब लागू की गई थी, 1989 में, 1990 में, 1988 में, 1987 में। तो 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा, विचौलिया, उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये जो है बिचौलिया आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण था बिचौलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है भारत में कॉल सेंटरों की संख्या, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या स्थिर है, घटी है, बढ़ी है, उपयुक्त तीनों। तो क्या आ जाएगा, बढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ी है। कहता है आउट रोमिंग का सर्व मुख्य क्षेत्र है, आउट रोमिंग का सर्व मुख्य क्षेत्र है भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो आउट रोमिंग का सर्व मुख्य क्षेत्र है भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है नागरिक सेवा के अंतर्गत है, नागरिक सेवा के अंतर्गत है सामाजिक चेतना एवं अन्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सामाजिक चेतना एवं अन्य सही हो जाएगा। नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं सामाजिक चेतना एवं अन्य। कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को जो है आपको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को, कृषि को, उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका उद्योग क्षेत्र सही हो जाएगा। कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है, भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 6, 8। तो कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, 2 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है, बाजार की व्यापकता विस्तार भारत से गया है, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो पूरी दुनिया जो है ये विस्तार
भारत से गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं। एक ही स्थान पर कुछ वस्तुएं, अलग अलग स्थान पर कुछ चुनी हुई वस्तुएं। तो एक ही स्थान पे जो है आपको मॉल वस्तुएं को उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। 100 दिन के लिए, 125 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, 200 दिन के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत जो है मजदूर को 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो ये जो है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये तीनों ही सही है। कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है ये आपको लागू हुई थी 1989 में, जो कि आपको आगे हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में जो हम 17 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं, तो आप जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं आपके साथ दूसरे अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। देखिए आपके सामने इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय वैश्वीकरण, छठा अध्याय जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के छठे अध्याय वैश्वीकरण के ऑब्जेक्टिव आपके होम स्क्रीन पे है। कहता है वशीकरण ने देशों को किया है, वशीकरण ने देशों को किया है। कहता है वशीकरण ने देशों को किया है कुछ दूर, गरीब, अति दूर, दूर। तो क्या किया है? गरीब किया है। वशीकरण ने देश को किया है गरीब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण इकोनॉमिक्स के छठे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है उदासीनीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, उदासीनीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त तीनों। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। कहता है आर्थिक सुधार लागू हुआ, आर्थिक सुधार लागू हुआ वर्ष 1992 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1981 में। तो आर्थिक सुधार लागू हुआ वर्ष 1991 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। कमी, भारी वृद्धि, वृद्धि, साधारण वृद्धि। तो क्या लाती है? कमी लाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता विकसित राष्ट्रों के निवर्धन प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं, विकसित राष्ट्रों के निर्वाधन प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। सहयोग, बाधा, रियायत, सहूलियत। तो क्या जो है आपको उत्पन्न कर रही है? बाधा उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन नंबर बी बाधा आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई 1990 में, 2001 में,
1991 में, 1952 में। तो कब अपनाई? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है सुरक्षित में निवेश की शुद्धता नहीं है। सुरक्षित में निवेश की शुद्धता नहीं है। बिजली बिल, भूमि, भवन, मशीन। तो क्या नहीं है? बिजली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है हानि न लाभ, न हानि लाभ, उपयुक्त सभी। तो लाभ होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है औद्योगिकरण के विकास वैश्वीकरण का गति प्रभावित हुई है। औद्योगिकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। तेज गति से, धीमी गति से, मध्यम गति से, सुस्त गति से। तो कैसे हुई है? तेजी गति से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है WTO का विस्तार रूप है। WTO का विस्तृत रूप है वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। WT का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहता है आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था 1670 से 1714, 1770 से 1914, 1870 से 1914, 1871 से 1924। तो क्या था? 1870 से 1914 आज के पहले वैश्वीकरण का दौर वर्ष था 1870 से 1914। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। अपेक्षाकृत कम, साधारण, अपेक्षाकृत ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षाकृत कम पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ 1991 में, 1990 में, 1992 में, 1993 में। तो कब आरंभ हुआ था? 1991 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग, ब्याज, संपत्ति, जमीन। तो क्या है? उपभोग है। ऑप्शन नंबर ए बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग। कहता है उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है विद्यार्थियों पर, किसानों पर, उपभोक्ताओं पर, बच्चों पर। तो किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ताओं पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है उपभोक्ताओं का सदैव होता है। उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है? दोहन होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, इनमें से सभी। तो उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है? दोहन, शोषण, उत्पीड़न, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है उपभोक्ताओं को होना चाहिए। उपभोक्ताओं को कैसा होना चाहिए? दायित्व का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, अधिकार का ज्ञान, उपयुक्त तीनों। तो उपभोक्ताओं को ये तीनों होना चाहिए। दायित्व, कर्तव्य, अधिकार का ज्ञान तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए बेवकूफ, धूर्त, जागरूक, राष्ट्रपति, उपरोक्त तीनों। तो ये जो है जागरूक, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए जागरूक, राष्ट्रपति।
कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में, 1994 में, 1996 में, इनमें से कोई नहीं। तो WTO की स्थापना 1995 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन विदेश ब्रांड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विदेश ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो ये जो है आपको विदेश ब्रांड नहीं है टाटा। ये क्या है? अपना देसी ब्रांड है टाटा का, ठीक है। आगे देखिए, तो ये जो है इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय में हम जो है 22 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। आपका इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके 2023 के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना दिए हैं आपके सारे अध्याय का। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में हम दूसरे आपको जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी या और कुछ जो है उसका हम वीडियो आपके पास लाएंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे चैनल पे और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर किया कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।